देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन धामी सरकार ने विधानसभा के पटल पर रखकर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने करीब 89,000 करोड़ का बजट पेश किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार जेंडर बजट के साथ राज्य के समग्र विकास पर आधारित बजट लेकर आई है। सरकार का बजट सशक्त उत्तराखंड पर केंद्रित है। प्रदेश सरकार 2025 तक उत्तराखंड को देश के सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल कराने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर सरकार बजटीय प्रावधान और नई योजनाओं का स्वरूप निर्धारित करेगी। उत्तराखंड में विकास की संभावनाओं का नियंत्रित दोहन करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने का रोडमैप तैयार किया है। इस रोडमैप के तहत सरकार को पर्यटन, उद्यान, आयुष, सेवा, उद्योग, अवस्थापना विकास, तीर्थाटन और नई टाउनशिप के क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को जमीन पर उतारना है। तो क्या कुछ है धामी सरकार का बजट, ये आपको हम बता देते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए 250 करोड़ आवंटित किए गए हैं। धामी सरकार के बजट में खेल महाकुंभ आयोजन के लिए 27 करोड़ दिए गए हैं। तो धामी सरकार ने बजट पेश किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम के लिए 15 करोड़ दिए गए हैं। वहीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन होगा, इसके लिए 10 करोड़ की राशि दी गई है। प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन के लिए 5 करोड़ धामी सरकार के बजट में ये सब प्रावधान। मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए 4 करोड़ दिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री शेवनिंग उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति के लिए 2 करोड़ दिए गए हैं। इसके साथ ही धामी सरकार ने 89,000 करोड़ का बजट पेश किया। धामी सरकार का ये बजट रहा। राजस्व के लिए लेखे का व्यय 56,000 करोड़ दिया गया है। वहीं पूंजीगत लेखे का व्यय 33,000 करोड़ रहा। तो धामी सरकार का ये बजट और इसमें सभी जिलों में हवाई संपर्क कैसे होगा, इसका प्रावधान भी होता हुआ दिखाई दिया। तो जिस तरह से उत्तराखंड में धामी सरकार ने आज ये बजट पेश किया है, सभी वर्गों को यहाँ पर खुश करने की कोशिश की गई है। राजस्व के लिए लेखे का व्यय 56,000 करोड़ बताया जा रहा है। वहीं सभी जिलों में हवाई संपर्क होगा। स्कूलों के लिए, विद्यालयों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था। रोडमैप के तहत पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। जिस प्रकार से राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी ये 2022-23 में हमारा जो राज्य का कंट्रीब्यूशन था या जो उसका जीएसडीपी था वो 7.63% था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है 7.2%। यानी कि हम अपना जो कंट्रीब्यूशन देश के लिए कर रहे हैं लगभग अनुपातिक भी कर रहे हैं और उसी प्रकार से हम आगे भी बढ़ रहे हैं। 22-23 में अनुमानित किया हमने 7.58 मतलब 7.58% अनुमानित, क्योंकि अभी चल रहा है। और यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करूँ 7.3% है। और इस बार का जो 24-25 का है, जिसमें मैंने कहा कि जीएसडीपी जो 22-23 में वो 3,03,000 करोड़ का था, 23-24 में ये 3,46,000 करोड़ का था और 24-25 में अनुमानित कर रहे हैं हम 4 लाख करोड़ रुपए का। यानी कि हम उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लगभग 4 लाख करोड़। और आप देखिए कि हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 22-23 में तो वो है 1,72,276 और हमारे प्रदेश की है 2,30,994 यानी 22-23 की। 23-24 की हमारे यहाँ जो अनुमान जो रेट है वो है 2,60,201 यानी कि 12% की हमने वृद्धि की है। तो इस वर्ष भी इसमें हमें लगता है कि ये थोड़ा बढ़ेगा। और जो बजट का साइज़ है 88,230 करोड़ का है। पिछले वर्ष की तुलना में ये 15.27% बढ़ा है। और इसके साथ साथ आप देखिए कि हमने जो है जो हमारे अपने कर हैं उनको अर्जित करने के लिए हमने प्रयास किए हैं। 15% जो 24-25 में है वो हमारे यहाँ राजस्व प्राप्ति में 15%
की वृद्धि का हम अनुमान लगा रहे हैं। 24-25 में ऐसी बजट राजस्व जो अधिशेष है वो 4,737 करोड़ ये अनुमानित है, संभावित है। वित्त विभाग द्वारा ऋणों की प्रभावी जो हम लोग कर रहे हैं, आप देखिए कि जीएसडीपी के अनुपात में हम ऋण भी हमारा कम हो रहा है। अवस्थापना संरचना के रिकॉर्ड हमने 13,780 का हमने इसमें व्यवस्था की है। उत्तराखंड सरकार ने आज अपना बजट पेश किया और ये कहीं ना कहीं सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट रहा है। वहीं विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन विपक्ष के तेवर काफी तल्ख नजर आए। विपक्ष के नेताओं ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। तैयारी हमारी कानून व्यवस्था जो है 310 में हम लोग उसको ला रहे हैं, जो प्रदेश का बदहाल हाल है उसके लिए कि महामहिम राष्ट्रपति देहरादून में होते हैं और उनके काफिले से 300 मीटर दूर डकैती हो जाती है। ऐसी घटनाएं हुई हैं और बहुत सारे मामले हैं कानून व्यवस्था के प्रदेश में जो चरमरा गई है। उसके साथ ही बजट की बात करें तो अब तो बजट आने के बाद ही पता चलेगा। बजट सरकार युवाओं के लिए बजट में क्या लाई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युवा प्रदेश, युवा मुख्यमंत्री और युवा सड़कों पर है। अब बजट में युवाओं के लिए क्या लाते हैं। व्यवस्थित रूप से चले, व्यवधान पैदा न हो, हमारा प्रयास यही रहता है। हम सकारात्मक पहल करना चाहते हैं और हमने की भी है। आज प्रश्नकाल है और निश्चित रूप से हम काम रोको प्रस्ताव भी लाएंगे, जिसमें प्रदेश का जो ध्वस्त होती हुई लचर कानून व्यवस्था है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अनुज अवस्थी से। अनुज, तो आज किस तरह का ये बजट रहा है और किस वर्ग को क्या क्या मिला है, सबसे पहले ये बताइए। जी बिल्कुल, आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन था और 89,000 करोड़ रुपए का करीब करीब बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ये बजट विधानसभा के पटल पर रखा गया और पटल के बाद सदन में इसको पेश किया गया। पेश होने के बाद अब इसमें चर्चा की जाएगी। 89,000 करोड़ का जो बजट है, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से जब इस बारे में बातचीत करी गई, जब उन्होंने मीडिया प्रेस ब्रीफिंग करी, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि ये बजट हर वर्ग के लोगों के सापेक्ष रखा गया है। चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो पुरुष वर्ग हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय लोग हो या युवा हो जिनको रोजगार की तलाश है, उनके लिए, किसानों के लिए, सभी लोगों को मिला जुला कर बजट रखा गया। और हर प्रकार से इस बजट में सबको व्यवस्थित किया गया, चाहे वो चारधाम यात्रा को लेकर के हो, उसमें उसका बजट अलग किया गया। खेल विभाग की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने को लेकर के भी बजट किया गया। खेल महाकुंभ आयोजित होना, इसके लिए बजट अलग से रखा गया। तो करीब 25 करोड़, 30 करोड़, 35 करोड़, तो 89,000 करोड़ का जो बजट रखा गया है, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पेश किया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बात कही है कि ये बजट केंद्र सरकार के सापेक्ष रखा गया, हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रख करके इस बजट पे सारी चीजें। बिल्कुल अनुज, सभी वर्गों को साधने की कोशिश इस बजट के द्वारा की गई। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक में, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीजेपी आगामी लोकसभा की तैयारियों में जोर शोर से जुड़ी हुई है और ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में प्रदेश मुख्यालय में अहम बैठक जारी है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट अनिल बलूनी और चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम, संगठन मंत्री अजय कुमार सहित कई पदाधिकारी मौजूद हैं। बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों पर मंथन हो रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं, जिस पर जीत हासिल करना बीजेपी का लक्ष्य है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अनुज अवस्थी जुड़ गए हैं। अनुज, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, प्रदेश बीजेपी कार्यालय में इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर के बैठक की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अगर बात करें, राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की बात
तमाम लोग इस बैठक में मौजूद हैं और चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है तो पांचों लोकसभा सीटों पे कौन से उम्मीदवारों के नाम पे मुहर लग सकती है, इसको लेकर के चर्चा लगातार चल रही है। सुबह से ही बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में लगातार बैठकों का दौर जारी है। केंद्र से अगर बात करें, उत्तराखंड के जो प्रभारी दुष्यंत गौतम समेत तमाम जो लोग हैं वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे और मंथन चल रहा है। कल हो सकता है कि लोकसभा चुनाव की जो 5 प्रत्याशी हैं उनके नामों की घोषणा कर दी जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है और 5 लोकसभा सीटें, हरिद्वार की अगर बात करें, टिहरी की अगर बात करें, पौड़ी की अगर बात करें, अल्मोड़ा की बात करें, तो नैनीताल की अगर बात करें, ये 5 लोकसभा सीटें, इन 5 लोकसभा सीटों पे किन किन लोगों को उम्मीदवार बनाया जा सकता है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि कई तरीके से प्रयास लगाए जा रहे हैं। हरिद्वार चूंकि बड़ी संसदीय और काफी हॉट सीट मानी जाती है, तो हरिद्वार से किसको टिकट मिल सकता है, या जो बिल्कुल अनुज, और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लोकसभा की तैयारियों में बीजेपी जुटती हुई दिख रही है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। इस बार उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में कुल 2,10,354 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। इस बार शिक्षा विभाग ने नकल विहीन परीक्षा का लक्ष्य रखा है और इसके लिए परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 भी लागू रहेगी। न्यूज इंडिया ने ग्राउंड जीरो पर जायजा लिए, आइए आपको दिखाते हैं। बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। आज पहला प्रश्न पत्र हिंदी का था। इसमें केवल इंटरमीडिएट के छात्रों ने पार्टिसिपेट किया। हाई स्कूल का कल से है, तो कुछ छात्र हम एक परीक्षा केंद्र पर हैं जो परीक्षा देकर लौट रहे हैं छात्र, इनसे बात करेंगे। इसमें कुछ बालिकाएं भी हैं जो परीक्षार्थी हैं, बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नंदिनी है। अच्छा, कैसा प्रश्न पत्र था पहला? प्रश्न पत्र बहुत अच्छा था। अच्छा था जी। सवाल कैसे थे? सवाल भी अच्छे थे, जिसमें सारे किए हमने, आते थे हमें सब। अच्छा, आप बताइए। जी सर। आपका नाम क्या है? मुस्कान। मुस्कान जी। मुस्का रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं सवाल इजी थे। जी। ठीक लगा? पेपर सही था। अंदर की व्यवस्था कैसी थी? कक्ष निरीक्षक कैसे? ठीक ठाक नहीं, व्यवहार था? सब अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। यस सर। आप यही कहेंगे? तो ये कुछ बालिकाएं थी जो परीक्षा देकर लौट रही हैं और चेहरे पर खुशी है। एक यहाँ परीक्षार्थी भी है, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? युवराज सिंह। युवराज सिंह, हंस रहे हो। पहला प्रश्न पत्र कैसा रहा? बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। कितने सवाल किए हैं? लगभग सारे किए। सारे कर दिए। इजी थे या कुछ हार्ड भी थे? सर नॉर्मली थे। नॉर्मली थे, आप देख सकते हैं नॉर्मल थे। तो अधिकांश छात्र जो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। केंद्र व्यवस्थापक संजय चौधरी भी मौजूद हैं। संजय जी, आप तो पहले भी कई बार केंद्र व्यवस्थापक की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। महती जिम्मेदारी, यानी कि एक तरह चुनौती होती है, क्योंकि नकलविहीन परीक्षा कराना बहुत मुश्किल काम है। सरकार के द्वारा दी गई जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य नकल विहीन परीक्षा कराना है, शांतिपूर्वक परीक्षा कराना है, परीक्षार्थियों को अच्छी व्यवस्था देनी है, शांति माहौल में परीक्षा देंगे बच्चे। फ्लाइंग स्क्वाड भी आया था आज फ्लाइंग स्क्वाड भी आया था। उन्होंने भी कमरों की तलाशी ली, बच्चों से तलाशी लेने के बाद वो भी यहाँ पर संतुष्ट होकर गए हैं। संतुष्ट होकर गए हैं। कस्टोडियन विवेक सैनी भी इनसे बात करेंगे। आप कुछ बताइए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी में तो प्रश्न पत्र रहते हैं, बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल। विभाग द्वारा जो हमें जिम्मेदारी दी गई है, हमारे CS साहब हैं या मैं हूं या अन्य जो भी हमारे यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से तैनात किए गए हैं, वो पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और जब तक एग्जाम होंगे अंत तक हम इस काम को अपनी ईमानदारी बड़ी मुस्तैदी से ईमानदारी से परीक्षाएं कराई जा रही हैं। ये दावा कस्टोडियन और केंद्र व्यवस्थापक का है। साथ में जो छात्र परीक्षा देकर लौट रहे हैं, चेहरे पर हंसी है, खेलते खेलते बाहर, यानी कि हंसते खेलते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि पहला प्रश्न पत्र आसान था, सरल था। कुछ छात्रों ने ये भी बताया कि कुछ क्वेश्चन हार्ड भी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सभी क्वेश्चनों को समय से हल किया है। तो खुशी साफ दिखाई दे रही है। जसवीर सिंह, न्यूज़ इंडिया लक्सर। और यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं। महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने बनभूलपुरा हिंसा में घायल महिला पुलिसकर्मी और अन्य कर्मचारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हिंसा के दौरान महिला पुलिसकर्मियों के साथ हुई बर्बरता के बारे में जानकारी ली। महिला पुलिसकर्मियों ने भी बताया कि 8 फरवरी को अतिक्रमण हटाने के दौरान किस तरह पत्थरबाजी और आगजनी में उन्होंने अपनी जान बचाई। कई घायल पुलिसकर्मी आज भी उस मंजर के बारे में बात करने में सहम जाते हैं। इस दौरान महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि सुनियोजित रूप से महिला पुलिसकर्मियों और नगर निगम कर्मचारी अधिकारियों को टारगेट बनाकर हमला किया गया। हिंसा फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देवभूमि में इस तरह के जो ये कार्य हुआ, जिस तरह की दुर्घटना ये हुई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है
और आज मैं सबसे रूबरू हुई हूँ और उनसे जाना, उनका हाल चाल जाना, जिस प्रकार से उन्होंने पुलिस, हमारी अधिकारियों ने, पुलिसकर्मियों ने, क्योंकि लगभग 250 के करीब हमारे पीएससी से लेकर और पुलिसकर्मी सभी थे, अधिकारी सभी महिलाएं थी, और उन्होंने जिस तरह से अभी बात उन्होंने अपनी रखी है कि किस तरह से हमने अपनी जान बचाई है, कि हम लोगों ने बिल्कुल वो तांडव, मौत का तांडव वहाँ पे देखा है कि कि उनको लग रहा था कि वो अब घर नहीं पहुँच। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।